बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी गहमा गहमी है। एक बार फिर मामला जूं के तूं है। मुज़ाकरात की बातें तो हो रही हैं मगर ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और। राना सताउल्लाह ने जिन 5 अफराद के मिल बैठने की ख्वाहिश का इज़हार किया है, क्या वो सब इकट्ठे बैठ सकते हैं? दूसरी जानिब सियासी बयानबाजियों की जीत होती है मगर अवाम को वही सियासी और मौशी अदम इस्तेहकाम का सामना है। हुकूमत मुज़ाकरात की ऑफर्स करती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई अहम पेशरफ्त नजर नहीं आती। 8 फरवरी को पीटीआई की जानिब से एहतजाज का ऐलान है तो दूसरी जानिब हुकूमत ने भी सख्ती से निपटने का फैसला किया है। आईनी तरमीम पर तनकीद हो रही है मगर क्यों, ये जवाब नहीं मिल रहा। सवाल यह है कि क्या मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमती हल्के सेम पेज पर हैं या नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताहाल अंदरूनी लड़ाइयों से जान नहीं छुड़ा पा रही। इन तमाम मामलात के हल की तलाश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ डिजिटल दहशतगर्दी के जुमरे में पाकिस्तान के बाहर चंद अफराद को आज सजाएं भी दी गई हैं। उनके लिए कानूनी रास्ते क्या होंगे और क्या उन अफराद को वापस लाया जाएगा, इस प्रोग्राम में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में हमने मधु किया है आज अंजुम अकील खान, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, और साथ हमें ज्वाइन करेंगे आमिर मुगल, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। अंजुम साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। ये जो माहौल बन चुका है, मुज़ाकरात की बातें हैं, आप समझते हैं ये साजगार माहौल है मुज़ाकरात के लिए? तो जो जमहूरी पार्टियां हैं वो तो हर वक्त तैयार होती हैं मुज़ाकरात के लिए। जी। अलबत्ता अगर कोई मशरूत मुज़ाकरात के तो उसके लिए शायद सोचना मुश्किल होता है। अगर गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए मेरे ख्याल में तमाम जमहूरी पार्टियां जो बैठ के बात करती हैं और मामलात सारे गुफ्तगू से ही तय होते हैं। कोई कभी एहतजाज से या जलो गरोह से कोई भी मसाइल तय नहीं होते बल्कि मसाइल बिगड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज भी जो लोग जलाओ ग्रोह की सियासत कर रहे थे, जो लोग मुल्क को में अनारकी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, आज भी अगर वो लोग मुज़ाकरात चाहते हैं या राय रास्त पे आना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में जमहूरी पार्टियां इसके लिए तैयार होती हैं और वो आए मुज़ाकरात करें। माहौल जब बैठेंगे तो माहौल बन जाएगा। अगर माहौल ना बनाए तो बहुत उसके लिए तो हर वक्त आपको आपके अपने इख्तियार में है कि कल आप निकल आए सड़कें, बिल्कुल। जिस तरह पहले किया गया है आपके सामने। 9 मई का वाकया वो आपके सामने है। तो इस तरह तो फिर मैं समझता हूँ कि ना तो मुल्क चलते हैं और ना ही कोई जमहूरी पार्टी चलती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर अक्ल आप आज भी अगर ऐसी जो हमारी अपोजिशन पार्टी है उनको आज भी अगर अक्ल आ जाए और मुज़ाकरात की बात करें, क्योंकि इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है वो आपके सामने है कि एक तो अल्लाह ताला ने 10 मई को जो आपको फतह दी है, जी। वो आज पाकिस्तान का जो दुनिया में एक इमेज बना है, वो पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। और फिर उसके बाद नो डाउट के बहुत सारे चैलेंजेस भी आज पाकिस्तान में मौजूद है। आज हमारे साथ अफगानिस्तान के हालात आपके सामने है, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी आपके सामने है। फिर इसी तरह हिंदुस्तान के साथ हमारे तल्लुकात वो भी कशीदा है। तो लेकिन सब चीज़ों के एक सोचते हुए एक मबल वतन शहरी होने के नाते एक मबल वतन पार्टी होने के नाते हमें सोचना चाहिए कि इस वक्त मुल्क में यकजहती की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो 10 मई के बाद आपको फतह दी है, वो फतह को बरकरार रखने के लिए यकजहती की जरूरत है, उसमें इत्तेफाक की जरूरत है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी मुल्क के अंजुम साहब, कोई मबल डेवलपमेंट वतन नजर लोग आई हैं है वो आपको मुल्क मुज़ाकरात के हवाले से? कोई मजीद डेवलपमेंट हुई हो, पीटीआई से कोई राबता हुआ हो, कोई सीरियसनेस दिखाई दे रही है पीटीआई की जानिब से? देखें जी, ये इनके जो लीडरान हैं वो समझ नहीं लगती कि इनका पार्टी का लीडर कौन सा है। अभी कौन किसकी बात मानी जाए। एक तरफ एक आदमी मुज़ाकरात की बात करता है और दूसरी दूसरी जानब एक आदमी वो धमकी की बात करता है। तो इसलिए इन्हें पहले सबके साले पार्टी के अंदर हमने अपने अंदर एक यकसुई पैदा करनी होगी। पार्टी के अंदर बैठ के इनको बात करनी होगी, हमने मुज़ाकरात करने हैं या कि हमें टकराव करना है। तो इसके पार्टी के अंदर अच्छे लोग हैं। मैं समझता हूँ कि वो अगर उनको इख्तियार दिया जाए तो इनकी जो आज पीटीआई के हालात हैं, देखें पीटीआई ये इंतशार का शिकार है, कितने लोग इनसे टूट चुके हैं। तो ये अब वैसे भी एक जो
मर्द वजूद में आई है, ये पार्टी एक साथी तौर पे आई है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इनके अगर लोगों को इख्तियार दिया जाए तो अच्छे लोग पार्टी में मौजूद हैं। तो लेकिन बदकिस्मती से किसी पर भी इनके लीडरशिप का एतमाद नहीं है। आप देखें कि गौर साहब हैं, उन पे इनका एतमाद जो है वो नहीं है, और बाकी और भी बहुत सारे लोग इन पार्टी के अंदर हैं कि किसी पे एतमाद तो करना पड़ेगा ना। तो ये मेरे ख्याल में अगर कोई अभी लीडर अपोजिशन का भी नेक्स्ट सेशन में फैसला हो जाएगा, तो अगर मुज़ाकरात के लिए बात करेंगे तो जमहूरी पार्टी तो कोई भी इनकार नहीं करती। जमहूरी पार्टियों के अंजुम साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब को इख्तियार भी दिया गया इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात का। आप समझते हैं कि वो उनके पास इख्तियार है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रोग्राम में ये बात भी की है कि उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है मुज़ाकरात का। देखें जी, उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब ने बात की थी, बात उन्होंने कहा था हम बात करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर से ही आवाजें आने निकली शुरू हो गई हैं कि ये अगर महमूद अचकज़ई साहब बात करते हैं तो ये अब जाती हैसियत से बात करेंगे, पार्टी की हैसियत से बात नहीं, तो फिर उन मुज़ाकरात की क्या वैल्यू है? तो इसलिए मेरे ख्याल में मैं ये कहता हूँ कि इन्हें अपने लोगों पे एतमाद ही नहीं है कि ये कि अभी आप देख लें चीफ मिनिस्टर केपी के गंडापुर साहब, उन पे इनको एतमाद नहीं रहा, इनको फारिग कर दिया। और भी बहुत सारे अभी देख लें उनके अंदर कितना इंतशार है। पहले तो यह कि इनकी पार्टी के अंदर एक यकसुई पैदा होनी चाहिए, किसी पे एतमाद करें, किसी को इख्तियारात दें। तो अभी महमूद खान अचकज़ई साहब को अगर लीडर अपोजिशन बना रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल में वो उनको इख्तियारात देना चाहिए बात करने का। लेकिन ये उन पर भी मैं आपको यकीन से कहता हूँ लीडर अपोजिशन बना के भी ना उन पे एतमाद नहीं करेंगे। अच्छा अंजुम अकील साहब, आपने यकसुई की बात की है, आप समझते हैं कि नून लीग इस वक्त सेम पेज पे है, तमाम नून लीग, या कुछ रहनुमा हैं जो इस चीज से तजाद करते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए? मेरे ख्याल में नून लीग में कोई तजाद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुश्किल वक्त पड़ा था जब मुशर्रफ के दौर में, उस वक्त नून लीग अपनी मुत्तहद रही है, अपनी क़यादत पे पूरा एतमाद किया है, और आज भी नून लीग को अपनी क़यादत पे पूरा एतमाद है। कोई हमारी पार्टी में दूसरी सोच नहीं है, जो हमारी क़यादत फैसला करेगी पूरी पार्टी के साथ है। और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज मुस्लिम लीग नून वह पार्टी है जो पाकिस्तान में बड़े बड़े चैलेंजेस के बावजूद टूटी नहीं है, और चैलेंजेस का मुकाबला भी किया, तमाम कारकुनों ने मुकाबला किया, और आज सब पार्टी मुत्तहद है और अपने लीडरशिप पे पूरा एतमाद है। बात यह है कि ये तो सामने है कि कौन सी पार्टी अपनी लीडरशिप पे एतमाद करती है, कौन सी नहीं करती, आपके सामने है। जो पीटीआई के हालात आपके सामने है, वो मैं कहने की बात नहीं है कि आप उनसे खुद पूछें कि कौन से किसको आपने इख्तियारात दिए हैं आज के दिन बात करने की, या किसको फैसला करने की किसके पास है। ये तो सवाए एक इमरान खान के बाद किसी को कहते हैं कि फैसले की किसी की ताकत ही नहीं है, और ना किसी को इख्तियारात देते हैं। तो हमारी ये इनसे गुजारिश यही है कि ये अगर आज मुल्क जिस अल्लाह ताला के फजल करम से जो बेहतरी आ रही है, दिन दिन हमारी खारजा पॉलिसी जिस तरह बेहतरी हुई है, ये भी एक मिसाल है कि एक महदूद टाइम में हमने इतने दोस्तों से, इतने मुल्कों से दोस्ती कर ली है, मुल्कों का हमारे पर एतमाद बहाल हुआ है, वो भी आपके सामने है। और एक वक्त वो था जब 2018 से 22 तक के मुल्क खारजा पॉलिसी के लिहाज से तनहा हो चुका था। आज अल्हम्दुलिल्लाह चाइना हमारे साथ है, सऊदीया हमारे साथ है, यूएई आप देखें कल भी उनके प्रिंस यहाँ आए थे, इस 2-3 चक्कर गाज है, कतर के आ चुके हैं। आप अजरबैजान की बात करें, आप रशिया की बात करें, तो सारे लोग, अब अमेरिका की बात करें, ये मामला भी है सारे लोग पाकिस्तान के साथ जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है कि 5 बड़े लोग अगर बैठ जाएं तो ही कुछ हो सकता है। इमरान खान साहब से तो मुलाकात ही नहीं होने दी जाती, तो ये तमाम 5 बड़े लोग कैसे बैठेंगे? देखिए बिल्कुल इमरान खान की अगर सोच सही हो तो मुलाकातें भी हो, लेकिन जब भी मुलाकात होती है नया इंतशार जन्म लेता है, तो वो बजाय इसके कि लोग जाकर उससे मिले, उनसे कुछ अच्छी उनको गाइडेंस दे मुल्क के हालात क्या है, मुल्क किस तरह चल सकता है। देखिए अपोजिशन तो हम पर भी आई है,
लेकिन ये तो नहीं कि इक़्तिदार ही इक़्तिदार है, हमें हमें हर वक्त इंसान को इक़्तिदार में अपोज़िशन तो पर भी आई है, हमने भी अपोज़िशन काटी है। हमने तो इस तरह नहीं किया कि जो जो जलाओ गिराओ और इसके अलावा और कोई बात ही नहीं की। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ 2 अक्सरियत में वज़ीर-ए-आज़म थे, और जब उनकी हुकूमत को एक जो पनामा से शुरू ये कामा पे उनको 2 वाले वज़ीर-ए-आज़म को उतारा गया, बजरिया जीटी रोड वो लाहौर गए, एक गमला तक नहीं टूटा, एक टहनी तक नहीं टूटी। तो इन्होंने जब भी निकले हैं, अब 9 मई का वाकया आपके सामने है, उससे पहले के कोर्ट में आते हैं तारीख के लिए, तो यहाँ पर गाड़ियां जलाते हैं, वहाँ दरख्त जलाते हैं। तो इनका कोई एक भी इनका जो इज्तिमा है वो बगैर एजिटेशन के, बगैर मुल्क की जो अमलाक है उनको नुकसान पहुंचाए बगैर नहीं है। तो इन हालात में आप देख लें कि इनकी क्या पोजीशन है, पार्टी किस तरह ये चलेगी। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में जिस तरह राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि ये माहौल पैदा करें, नीचे अपने लोगों को इख्तियारात दें, वो बात करें। जब बात करेंगे तो तब भी इमरान खान का के लिए कोई रास्ता हमवार होगा। हुकूमत भी अगर माहौल क्रिएट कर दे, मुज़ाकरात की एक मुलाकात हो जाए, वहां से भी कोई डायरेक्शंस आ जाएं, तो आपको नहीं लगता कि मामला हल हो सकते हैं? देखिए, डायरेक्शन तो हमेशा उनकी जब भी मुलाकात होती है कि नया बार आके शोषण चढ़ा जाता है कि हम अब नया एहतजाज कर रहे हैं। जब भी अब आप 8 फरवरी की बात कर रहे हैं, इनकी जब भी कोई इनकी मुलाकात होती है तो एक नया मुल्क के लिए तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इनकी सेकंड जो लीडरशिप है उनको इख्तियारात दें। अब टकसाई साहब को वज़ीर अगर लीडर अपोजिशन बनाना चाहते हैं तो उनको इख्तियारात दें, वो बात करे हुकूमत से, तो फिर इमरान खान तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह बातचीत से ही मसाइल हल होंगे। जिस तरह इनका ख्याल है कि हम ठीक है, अकील साहब हमारे साथ ही रहेगा। अभी हमें आमिर मुगल साहब ने भी ज्वाइन किया है। आमिर साहब, पहले तो बहुत ज्वाइन करने का क्या कहेंगे? एक जाने मुज़ाकरात की बातें भी हैं, एक तो माहौल आपको लग रहा है कि मुज़ाकरात कोई नतीजा खेज निकलेंगे, और फिर राणा सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है कि 5 बड़े लोग बैठ जाएं तो ही कुछ हो सकता है, आप समझते हैं मुमकिन है? देखें जी, बात यह है कि मुज़ाकरात जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है, मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात की जो कुंजी है ना वो है इमरान खान के पास। अगर गवर्नमेंट मुज़ाकरात करने में संजीदा है तो जाए अडयाला जेल का दरवाजा खोले, इमरान खान से मिले और मुज़ाकरात शुरू कर दे। दूसरा, इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया हुआ है महमूद खान अचकज़ई को। अगर गवर्नमेंट वाकई संजीदा है तो कौमी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने मुतालबात सामने रखे हैं। तो अगर आप हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम मुज़ाकरात करेंगे आईनो कानून की बालादस्ती पे। हम मुज़ाकरात करेंगे 8 फरवरी का मैंडेट कैसे लूटा गया। हम मुज़ाकरात इस बात पे करेंगे कि 9 मई हम पे कैसे मुसल्लत किया गया। हम मुज़ाकरात इस बात पे करेंगे कि 24, 25, 26 नवंबर को हमारा कत्लेआम कैसे किया गया। लेकिन मुज़ाकरात आप कहते हैं कि आप 9 मई को भी भूल जाए, आप 24, 25, 26 नवंबर के शुहदा को भी भूल जाए, आप 8 फरवरी को लूटे हुए मैंडेट को भी भूल जाए, तो फिर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो इस वक्त तो इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान किया हुआ है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब 8 फरवरी को जब दूसरी बरसी होगी इस मैंडेट लूटने की, उस पे हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे, हम पूरा मुल्क बंद करेंगे, हम पिया जाम करेंगे, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि कौम ने इस डाके को जो सरेआम मारा गया, और उसमें एक डकैती आपके सामने बैठे हुए हैं अंजम वकील साहब, इन्होंने भी लूटा है इस हल्के को। अपने गांव से हारे हुए हैं, गोलड़ा से हारे हुए हैं, मेरे गांव से जंगी से हारे हुए हैं। कौन सी जगह है जहां से ये जीते हैं? 46,000 वोटों से ये हार के झूठा कुरान पे हलफ उठा के ये जाके असेंबली में बैठ गया है मैंडेट लूट के। तो क्या इसके खिलाफ हम एहतजाज न करें? जो बंदा अपना गांव गोलड़ा हार गया, जो मेरा गांव जंगी शहीदा हार गया, जो पूरे सिर्फ ये 2 गांव जीते हैं, एक ये जीते हैं जोड़ी राया जान जीते और एक जीते हैं मलिक साजिद मेरा जाफर से। तो मैं तो इनकी पार्टी से कहूंगा, जो शख्स कराची से भेजे हुए शख्स असद उमर से हार गया, जो मुल्तान से भेजे हुए जावेद हाशमी से हार गया, मैं तो कहता हूँ को बहिरा अरब से कोई मछली ले आओ, उससे भी ये बंदा हार जाएगा। तो इससे तो बेहतर है कि नून लीग वो राया जान अब्बासी को और वो मलिक साजिद मेरा जाफर वाले को टिकट दे दे। कम से कम वो 2024 में भी अपना गांव जीते हैं, जो 2 गांव जीते हैं, वो 2018 में भी जीते हैं, 2013 में भी वो 2 गांव जीते हैं। तो इन दोनों बंदों में से किसी को नून लीग ने अगर टिकट देना है तो कम से कम वो अपना गांव को जीत जाते हैं। ये मेरे से तो चलो इन्होंने हारना ही था गोलड़ा, ये असद उमर से गोलड़ा हार गए थे 2018 में। तो जो बंदा ना अपना गांव जीता ना मेरा गांव जीता। अच्छा आमिर साहब, राणा सनाउल्लाह ने तो 8 फरवरी के एहतजाज को वापस करने का भी कहा है। मुज़ाकरात करें, बिल्कुल ऐसे किससे मुज़ाकरात करें? मैंडेट चोरों से मुज़ाकरात करें हम। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे और उसके बाद डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
नाजरीन। आमिर साहब, लेकिन अब मुज़ाकराती कमेटी भी बनाने की बात की गई है। पीटीआई कोई मुज़ाकराती कमेटी बना रही है, इस हवाले से कोई बात है आपके सामने? देखिए, मैं तहरीके इंसाफ रोड मूवमेंट स्ट्रीट मूवमेंट चलाने पे जा रही है, तहरीके इंसाफ एहतजाज करने पे जा रही है, तहरीके इंसाफ 8 फरवरी को मैंडेट लूटने की दूसरी बरसी बनाने पे जा रही है। आप मुज़ाकरात की बात कर रही हैं। भाई मुज़ाकरात करने हैं तो जाए इमरान खान से कर लें, जेल में आपके पास कैद है ना, जाए करें उनसे मुज़ाकरात। हमने तो एहतजाज करना है इस मुल्क की खातिर, कौम की खातिर, आइन की खातिर, जमहूरियत की खातिर, कानून की खातिर, इन सारी हकूक की पाबंदियां जो की जा रही हैं उसकी खातिर हमने तो एहतजाज करना है। ये कौन सा बात है कि आप मुझे थप्पड़ भी मारते जाएं और साथ के मुज़ाकरात करो, मैं फिर उठूं, आप 2 थप्पड़ और मारे, फिर बोले मुज़ाकरात करो, मैं उठूं फिर आप 3 थप्पड़ और मारे, फिर मैं आपके मुज़ाकरात करो। ये कौन से मुज़ाकरात है? जो मुज़ाकरात करते हैं वो क्या इमरान खान की बहनों पे इस तरह तशद्दुद करते हैं? जो मुज़ाकरात करते हैं माओ बहनों पे, वहां पे रात को लाठीचार्ज करते हैं? जो मुज़ाकरात करते हैं पाकिस्तान के तीसरे बड़े सूबे केपीके के सीएम सुहेल अफरीदी को पिछले 4 माह से अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात से रोकते हैं? बताइए, मुलाकात का आपको माहौल नजर आ रहा है? ना आप सीएम को मिलने देते हैं, ना आप इमरान खान की बहनों को मिलने देते हैं। इस पे मैं अंजुम साहब का भी पॉइंट लेना चाहूंगी। बिल्कुल ऐसा ही है अंजुम साहब, जैसे आमिर साहब ने बात की है कि माहौल ही नहीं प्रोवाइड किया जा रहा कि मुज़ाकरात करें, और उन्होंने तो कहा है कि हम स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्लान नहीं लग रहा है कि मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे। देखिए जी, आमिर साहब जो है ना वो इनसे पूछें कि आप आज ने कोई बलदियाती इलेक्शन जीते हैं? कितने इलेक्शन लड़े हैं? कितने दफा बलदियाती इलेक्शन आपने हल्के से नहीं जीत सके? और अब ये रोना धोना बंद करें। 2 साल गुजर गए इलेक्शन के लिए, अब आगे इलेक्शन के लिए तैयारी करें, कोई जमहूरी सोच पैदा करें। आप कहते हैं हम एजिटेशन के लिए लिख रही है, मुल्क पूरा बंद करने के लिए लिख रहे हैं। आप तो हमेशा कभी यही, मैं कहता हूँ आपकी पार्टी का वतीरा ही यही है। कभी IMF को खत लिखते हैं जी पाकिस्तान को कर्जा ना दे, कभी आप ओवरसीज को कहते हैं जी पाकिस्तान में पैसे ना भेजें, कभी आप बिजली के बिल जलाते हैं। आपको मुल्क के लिए कभी 9 मई करते हैं। 9 मई का वाकया क्या भूले के काबिल है? ये तो पूरी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा। 9 मई का वाकया एक नाम नेहाज, जो अपने आप को सियासी पार्टी भी कहती है, जमहूरी पार्टी भी कहती है, उसने मुल्क का क्या असर किया। ये जो 9 मई को इन्होंने किया, ये तो सारे पूरे पाकिस्तान, जब अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे, जब तक है इस लोग याद करेंगे कि इन्होंने एक सियासी पार्टी ऐसी पार्टी है। तो इन्हें पूछे पहले अपने आप को तो ठीक करें ना। इलेक्शन जीतने की बात दोबारा, आप तो अगला इलेक्शन भी इंशाल्लाह हारेंगे, फिर आप रोते रहेंगे। लेकिन अभी 2 साल रो के आप आपका रोना आपका लोग नहीं सुनते। अब लोग कहते हैं कि आप बताएं कि 2018 से 2022 तक आपने मुल्क के लिए क्या किया। आमिर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं कि पीके की क्या हालत बदली है आपने? आप तो लोग ये पूछते हैं, फिर आप कभी रोते हैं, कभी कहते हैं जी हम किससे मुलाकात का, जमहूरी पार्टी से बात नहीं करेंगे, सियासी पार्टी से मुलाकात नहीं करेंगे, हम फलां लोगों से मुलाकात करेंगे। आपको तो अभी सियासी शऊर ही नहीं है, अभी तक सियासी पार्टी बने ही नहीं है। अभी थोड़ी सी आप पी काटे और इंशाल्लाह फिर से सियासत आपको आएगी। जी आमिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैंने कहा एक तो आपने इनसे बल्दियात का पूछना था, पहले जो उस पर भी करते हैं। जो मेरे मोहतरम भाई अंजम अकील खान साहब ने अभी जो मुझे ताना दिया है कि आप कभी बल्दियात जीते हैं, जी मैं एक दफा बल्दियात का इलेक्शन लड़ा था और मैं इलेक्शन हार गया था। और आपकी इतला की अर्ज है कि मेरे मुकाबले में जो आपका उम्मीदवार था नून लीग का, वो भी इलेक्शन हार गया था। इलेक्शन हारना कोई बड़ी बात नहीं है। सियासी बंदा इलेक्शन जब लड़ता है वो जीतता भी है और हारता भी है। शर्म की बात यह है और अफसोस की बात यह है कि आप हारने के बावजूद फॉर्म 47 पे जीत जाए। शर्म और अफसोस की बात यह है कि आप लोकल बंदे से तो हारे ही हारे, आप कराची के बंदे से भी हार जाए। शर्म और अफसोस की बात तो यह है कि आप लोकल बंदे से तो हारे ही हारे, आप मुल्तान वाले ये रोना बंद करें अमर साहब, ये रोना बंद करें। सुने मैंने आपकी बात में आखिर नहीं डाली। अंजम साहब जी कंप्लीट करें आमिर साहब अपना पॉइंट। शर्म की बात यह है कि आपके हलके का एक आपका चेयरमैन और एक आम आदमी तो जीत जाए, जोड़ी से रायजान तो जीत जाए, मेरा जाफर से मलक साजिद तो जीत जाए, दोनों अपने गांव जीते हैं इनके इलेक्शन में। मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये 2 गांव पीटीआई हारी है, नून लीग जीती है। शर्म की बात यह है कि आप अपने घर गोलड़ा से हार जाए मेरे मुकाबले में। आप शर्म की बात यह है कि 2015 का बल्दियात का इलेक्शन आप शुएब खान से हार जाए। शर्म की बात यह है। शर्म की बात, इलेक्शन लड़ना और जितना हारना तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप कराची वाले से हार गए, मुल्तान वाले से हार गए, इस्लामाबाद वाले से हार गए, कराची से आगे बहिरा अरब है। मैं कहता हूँ बहिरा अरब से एक मछली निकाल के ले आए ना, बल्कि एक डड्डू निकाल के ले आए किसी जोड़ से, उससे भी इलेक्शन हार जाएंगे।
अच्छा आमिर साहब, ये तो जिंदगी में कभी जीता ही नहीं। अपने टॉपिक पे भी आते हैं। जीता ही नहीं। आमिर और आप साहब, सुने ये बलदियात से क्यों भाग रहे हैं, जी ये भी सुने, ये भी सुने बलदियात से क्यों भाग रहे हैं। जी जी, जो इन्होंने कारनामे किए हैं ना, जो इन्होंने जिस वजह से 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हारे हैं, वही कारनामे इनके हैं। ये सीडीए के साथ मिलके जो चोर और डाकुओं का महकमा है, ये उसके साथ मिलके ये जो अब अपने इलाके के लोगों के साथ कर रहे हैं, वो भाई खुदा का खौफ करो अंजम वकील। अगर तुमने मैंडेट लूट लिया, अगर तुमने अवाम को अवाम पे जबरदस्ती मुसलत हो गए, अगर तुम हारने के बावजूद अपने घर से हार गए, हल्का पूरा हार गए, तुम झूठा हलफ उठा के कौमी असेंबली में चले गए, ठीक है आमिर साहब, इस पे झूठा हलफ सुने जी जी जी, से क्यों भाग रहे हैं तुम। झूठा हलफ उठा के अंजम तारिक फजल चौधरी झूठा हलफ उठा के, राजा खुर्रम नवाज झूठा हलफ उठा के, शेख शहीद अली बुखारी से हार के आप तीनों चले गए, मुसलत हो गए। आपका वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन हार के 17 सीटों पे जीत के वज़ीर-ए-आज़म बन गया, आपने नाजायज हुकूमत बना ली। और इस अवाम को तो ना सजा दो ना, मुतासिरीन की ये क्या जुर्म किया आपके साथ। आमिर साहब, इन चीजों से हम आगे कैसे निकलेंगे? नहीं, मैं सुने तो सही, ये भाग क्यों नहीं है इलेक्शन से, बलदियात से। इन्होंने क्या किया कि अपने हल्के की आवाम को, जो जहां से इलेक्शन हारे हैं और मुतासरीन ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, इमरान खान को दिया, आमिर मुगल को दिया, उससे इंतकाम ऐसे ले रहे हैं कि उन्हें कह रहे हैं कि आपको रेट देंगे 2008 का। अच्छा, 2008 में 8 लाख रुपया रेट लगा, ये उनको 2008 का रेट दे रहे हैं। ये उनको मकानों का मुआवजा 2008 वाला दे रहे हैं। ये 2008 में जो गूगल सर्वे हुआ था और उसके बाद जो मकानात बने, उनको कहते हैं हम आपको प्लाट भी नहीं देंगे, हम आपको पैसे भी नहीं देंगे। ये बढ़ाना वालों से पूछे, संजानी वालों से पूछे, जोड़ी वालों से पूछे, मेरा जाफर वालों से पूछे, दरेगमोरी वालों से पूछे, आप मेरा अक्कू वालों से पूछे, आप जोध वालों से पूछे, शालदिता वालों से पूछे, D13, F13, E13, ये उनके साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। चलिए आमिर साहब, मैं इस पे अंजुम साहब का भी कमेंट ले लें जी। इसलिए ये बलदियात से भाग रहे हैं। इन्हें पता है 8 फरवरी 2024 को तो अवाम ने लितर मारे थे, अब अवाम इनको उल्टा लटकाएगी। ये इसलिए अंजम वकील साहब और वो दोनों, इनके दोनों नाजायज है, मैंने तीनों ये मिलके अब बलदियात से चौथी दफा भाग रहे हैं। आज फिर ऐलान कर दिया जी हम बलदियात नहीं लड़ेंगे। ये किस मुंह से बलदियात लड़ सकते हैं? जो ये मुतासिरीन के साथ जुल्म कर रहे हैं, वो भाईजान तुमने जबरदस्ती इक़्तिदार ले लिया, तुमने। ठीक है आमिर साहब, आपका पॉइंट आगे, इस पे अंजुम साहब का भी पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं। इन लोगों से बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आगे, क्या जुर्म किया है, बिल्कुल ऐसा ही है। कौन सा आपके साथ आप इनको ये देखें, रोजाना सीढ़ियां आते हैं उनके घर गिरा जाता है, रोजाना सीढ़ियां आते हैं उनकी जमीनों पे। ये मसाइल अपनी जगह एक है, इसका जवाब ले लेते हैं आमिर साहब, इसका जवाब अंजुम साहब से ले लेते हैं। बिल्कुल अंजुम साहब, मैं आपकी जानिब भी आना चाहूंगी। अंजुम साहब, जैसे आमिर साहब बात कर रहे हैं कि आप लोग बार बार बलदियाती इंतखाबात से भाग रहे हैं, क्या डर है सर, क्यों भाग रहे हैं आप लोग? अच्छा, इलेक्शन भी बलदियाती हो जाएंगे। हमने तो इसमें कोशिश किया कि बलदियात को ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात मैंने ये चेंज किया है, इसलिए थोड़े से डिले इलेक्शन होंगे। ये आप आज की डेट लिख दें, इस इलेक्शन का फिर रोना है। अच्छा, यहाँ भी जाती होगी है, यहाँ भी ये कर गए धांधली। इनका ये जीत जाए तो बल्ले बल्ले, KPK में जीत गए हैं तो बल्ले बल्ले, बाकी पूरे पाकिस्तान में हार गए हैं, वो धांधली होगी, वो धांधली होगी। वो खुदा का खौफ करो यार, धांधली हमने करनी होती है वहां भी कर लेते। आमिर साहब क्या कहेंगे आप इस पर? मैं दूं जवाब इनका? जी जी। अच्छा सुने, ये अंजम वकील साहब ये कहना चाह रहे हैं कि एक डाकू मेरे घर में घुसा जी, वो 2 करोड़ रुपया ले गया, गाड़ी नहीं लेके गया। तो ये कहते हैं अगर वो डाकू था तो पैसे ले गया तो गाड़ी क्यों नहीं लेके गया है? ये कहना चाह रहे हैं कि डाकू मेरे घर में घुसा, वो सोना तो ले गया लेकिन उसने मेरे घर में खड़ी मोटरसाइकिल नहीं ली। मतलब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अगर पंजाब में और इस्लामाबाद में इलेक्शन लूटा है तो उसने KPK में क्यों नहीं लूटा? वो भाई हम उसको ये पूछेंगे कि तुमने पंजाब में और इस्लामाबाद में और बलूचिस्तान में और सिंध में क्यों लूटा है, या हम उसे ये पूछेंगे तुमने KPK में क्यों नहीं लूटा? और किसने कहा कि KPK में नहीं लूटा? मेरा दोस्त है वहां से साजिद नवाज, उसको हरवा के नूर आलम को सीट दे दी JUI के। मेरे दोस्त है वहां पे मलिक शहाबुद्दीन एडवोकेट, उनको हरा के ANP के बंदे को सीट दे दी। अच्छा आमिर साहब, एक सवाल मेरा भी ऐड कर लीजिएगा। हरिपुर की जो सीट थी बाई इलेक्शंस में, वहां पर तो PTI की अपनी हुकूमत थी। आमिर साहब, हरिपुर की जो सीट थी बाई इलेक्शंस में, वहां पर तो PTI की अपनी हुकूमत थी, वहां से हार जाना फिर हम क्या समझें? हरिपुर आप जाके अमेरिका में सिकंदर सुल्तान राजा के ज़ेरे निगरानी इलेक्शन करवा ले, हम अमेरिका में भी हार जाएंगे। आप जाके इंग्लैंड में सिकंदर सुल्तान राजा से इलेक्शन करवा दें, हम उससे भी हार जाएंगे। भाई जब आपका इलेक्शन कमीशन ही बायस्ड होगा, जब आपका इलेक्शन कमीशन ही जानिबदार होगा, इनसे पूछे। तो फिर आमिर साहब, ये बेहतर नहीं है कि इन मामलात से आगे बढ़ा जाए, दोबारा री इलेक्शंस की बात हो, आप लोग मुज़ाकरात की टेबल पर जाएं, वहां पर अपने ये मुतालिबात रखें, बजाय इसके कि दोबारा एहतजाज का रास्ता अपनाया जाए?
तो मैं तो कह रहा हूँ मुज़ाकरात करने हैं तो अडयाला जेल में चले जाएं, मुज़ाकरात तो मतलब आप कह रहे हैं कि सारा मैंडेट वहीं पर है, जो बाकी बातें हैं वो फिर वैसे ही हैं। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ मुज़ाकरात, भाई मुज़ाकरात की चाबी होती है ना, जिस तरह गाड़ी चाबी से चलती है, मुज़ाकरात की चाबी इमरान खान है, मुज़ाकरात की चाबी इसके अलावा तहरीक इंसाफ में कोई नहीं है, या फिर महमूद खान अचकजई है जिसको इमरान खान ने मुज़ाकरात का इख्तियार दिया हुआ है, उसके अलावा किसी के पास कोई मुज़ाकरात की चाबी नहीं है। हाँ, अगर ये तहरीक इंसाफ इमरान खान से जाके मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो तहरीक इंसाफ तो एहतजाज करेगी। ये अंजुम वकील साहब हमें गोलियां मार मार के थक जाएंगे, हमें कत्ल कर करके थक जाएंगे, गिरफ्तार करवा करवा के थक जाएंगे। इन्हें अच्छा अंजुम साहब हम मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे हैं। अब फिर आ गया है, आप 8 फरवरी को देख लें, 8 फरवरी को बाद आप मुज़ाकरात कर लें। अब आपके साथ लोग निकलने के लिए तैयार नहीं है, ये आपको यकीन होना चाहिए, क्योंकि आप अभी केपीके के अलावा कहीं जलसा भी नहीं कर सकते। और इससे पहले आपने देखा है कि आपने ये कॉल दी है, कौन निकला है बाहर। अब लोग चाहते हैं कि हमारे लिए काम कौन कर रहा है। अब लोग कहते हैं, केपीके के लोग कहते हैं कि हमें पंजाब जैसे लीडरशिप चाहिए। अब 12 साल हो गए हैं, आपने वहां तक जो सड़कों का हाल है, जो लोगों के हालात, जिंदगी के हालात है, लोग वहां से तंग आ चुके हैं। अब लोग कहते हैं कि हमें इस्लामाबाद जैसा वज़ीर आज़म चाहिए, जो जिसने 1 साल में पूरे इस्लामाबाद। अच्छा आमिर साहब, ठीक है अंजुम साहब, आपने किया क्या है? आप किस बेस पे वोट उम्मीद करते हैं कि हमें वोट दीजिए? आमिर साहब, आप जैसे अंजुम साहब ने बात की 8 फरवरी के हवाले से, आमिर साहब 8 फरवरी के हवाले से अंजुम साहब ने बात की है, कोई बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं आप लोग? देखें 8 फरवरी को एहतजाज कर रहे हैं, आवाम के साथ निकलती नहीं है, एहतजाज नहीं निकलेंगे लोग। मैं खुला आमिर साहब को जी मैं अंजुम वकील खान साहब को खुला चैलेंज दे रहा हूँ, पूरी कौम सुन रही है, हमारे हल्के की आवाम सुन रही है, इस्लामाबाद की आवाम सुन रही है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ को जलसे का एनओसी देते हैं या लाहौर मीनार पाकिस्तान में देते हैं, एक दिन के नोटिस में, एक दिन के नोटिस में अगर लाखों का मजमा जमाना हो, और अगर ये भाग जाए एनओसी देने से, अगर ये गिरफ्तारियां करें, अगर ये लाठी चार्ज करें, अगर ये जुल्मो सितम करें, अगर लोगों के घरों में घुस के देखें, ये अंजुम वकील खान साहब ने, ये तो इतने जालिम इंसान है कि इन्होंने तो SHO अपने जाती मुलाजिम भर्ती करवाए हुए हैं पुलिस में। इन्होंने जो लोगों के घरों में तहरीक इंसाफ के कारकुनान को घरों से जाके उठाते हैं, गिरफ्तार करते हैं, इस जुर्म में कोई इमरान खान का नाम क्यों लेते हैं? ये तो जिस दिन मुल्क में आयन होगा, कानून होगा, एहतसाब होगा, उस दिन हम सारी चीजें सामने आएंगी कि अंजुम वकील ने और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने और खुर्रम नवाज ने किस किस को SHO को अपना जाती मुलाजिम भर्ती रखा हुआ है, और कौन कौन जाके तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे जुल्म सितम करता है। इलेक्शन के दिनों में इन्होंने SHOs की ड्यूटियां लगवाई थानों में कि तुमने जाके फलाने फलाने बंदे को टारगेट करना है, हिट करना है और जीतने नहीं देना, और उसके बावजूद अवाम ने वो बजाय शर्म करने के, बजाय उसपे कि ये अपनी हार को तस्लीम करते, इन्होंने जाके झूठे कुरान के हलफ उठा के हलफ उठा लिया। चले अंजुम साहब, आपको ये जो चैलेंज दे रहे हैं, देंगे आप इन लोगों को एनओसी? नहीं, हमने जब इनके दौर में जब इन्होंने चौधरी का जब हमने शुरू किया हुआ था, उस वक्त मैंने एनओसी दी थी। भाई जब आपने निकलना है, बगावत करनी है, तो उसके लिए एनओसी की कहाँ जरूरत है? बगावत करनी है तो एनओसी की जरूरत है आपको? 9 मई को एनओसी की जरूरत है आपको? निकलने बार देखते हैं कितने लोग निकलते हैं आपके साथ। वो तो कह रहे हैं हमें निकलने दें, हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। हम निकलने दें, हम बंदे के साथ दे देंगे, निकले नहीं देंगे, कार हम बंदे भी दे देंगे। हम एहतजाज करते हैं, चलिए ऐलान करें ना, ऐलान कमिटमेंट करें, ये कमिटमेंट करें। मैं एप्लीकेशन देता हूँ कल ही, मैं कल एप्लीकेशन देता हूँ एनओसी की, ये कमिटमेंट करें। 9 मई को एप्लीकेशन दी थी आपने, हुकूमत है 9 मई को एप्लीकेशन दी थी। 9 मई को तो आपने हमला करवाया कोर कमांडर हाउस पे, अंजुम वकील खान ने करवाया, शहबाज शरीफ ने करवाया, राना सनाउल्लाह ने करवाया, मोहसिन नकवी ने करवाया। अच्छा अंजुम साहब, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, अभी हम इल्जाम ही कह सकते हैं क्योंकि इसका फैसला तो हम नहीं कर सकते, तो इस पे जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बना देते आप लोग? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये दिन दिहाड़े बाद 9 मई वाला वाकया दिन दिहाड़े हुआ है, जुडिशियल कमीशन वहां जरूरत होती है जहाँ का बाम हो, जहाँ तहकीक करनी हो, वीडियो सामने मौजूद है, लेकिन फैसला तो अदालतों ने करना है। लोग एडमिट कर रहे हैं कि मौजूद थे वहां पे। सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? पूछे इनसे, ईमान इनसे पूछे सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? कहाँ है अंजुम साहब सीसीटीवी फुटेज? जवाब दे दें हमें सबको। रोजाना टीवी पे नहीं चलती सीसीटीवी
कितना जी, वो सच चीज CCTV फुटेज नहीं आपको है। भेज देते हैं, वो आपको अगर बात वो- आपके पास वो- नहीं है तो वो आपको भेज देते मोबाइल हैं से हम। बनी हुई तस्वीरें हैं। सीसीटीवी फुटेज वो होती है जो उस मुतलका इदारे की प्रिमिसेस चलें। के अंदर कैमरा ठीक। लगा होता है, उसको सीसीटीवी फुटेज कहते हैं। अगर किसी ने एहतजाज करते हुए अपनी वीडियो बना लिया, वो सीसीटीवी फुटेज नहीं है। ठीक है समझे अंजुम हकीम आमिर साहब? साहब, आप जाली मैंडेट, जाली फॉर्म 47 लेके बैठ तो गए असेंबली में, फर्क समझ लें। मोबाइल पे सेल्फी लेने पे और सीसीटीवी फुटेज में फर्क समझे। चलिए ठीक है। आमिर बोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का, और अंजुम अकील साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज की एक और अहम डेवलपमेंट ये थी कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज 9 यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनको सजाएं भी सुनाई हैं। उस हवाले से हम इसकी डिटेल भी जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है हाफिज एहसान खोकर साहब ने, आप माहिर कानून हैं, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके ज्वाइन करने का। हाफिज साहब, ये जो आज 9 यूट्यूबर्स को सजाएं दी गई हैं, सबसे पहले इन सजाओं पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सज़ाएं दी गई हैं वो 9 मई का एक इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर 2023 के अंदर हुआ, जिसके अंदर आपके जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस थे या आपकी जो गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस थी या आर्मी इंस्टॉलेशंस थी या उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऑफिसेस थे, उनको एक मॉब की सूरत के अंदर उनके लॉ को वायलेट किया गया, मिलिट्री लॉज की वायलेशंस की गई, और तकरीबन 41 से ज़्यादा ऐसी जगह थी जहाँ पे लॉज को अपने हाथ में लेके गए, और उसका एक कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बनता है जो पाकिस्तान पीनल कोड है, एंटी टेररिज्म एक्ट है, और उसके बाद आपका जो है पाकिस्तान के मिलिट्री लॉज बनते हैं। अब उसके नीचे जो है कुछ लोग ऐसे हैं कि जिस कॉन्टेक्स्ट में भी आपने बात की है वो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर नहीं, उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के जो है उन्होंने डिजिटल टेररिज्म, जिसका आज वर्ड भी यूज़ हुआ है, बुनियादी तौर पर डिजिटल टेररिज्म वो है कि एक आप साइबर स्पेस को यूज़ करते हैं, ये आपके जो मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन के अंदर हैं, या आपका ये जितने भी आपका यूट्यूब है या आपका फेसबुक वगैरह, इसको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है आपका क्रॉस बॉर्डर जो है वो अब रहा नहीं है कि जी आप सिर्फ एक ही मुल्क के अंदर एक ही जगह बैठ के करें, बल्कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर बैठ के बहुत सारे ममालिक के अंदर आप इफेक्टिव जो है वो हो सकते हैं। और इसी के लिए जो है दुनिया के हर मुल्क ने अपने लॉज को इम्प्रूव किए हैं और डिजिटल लॉज बनाए हैं। ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की भी वायलेशंस है कि अगर आप एक मुल्क के अंदर बैठ के और पर्टिकुलरली आप दूसरे मुल्क का जो है उसके आप नेशनल भी हैं और उसके नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को चैलेंजेस भी करते हैं, फिर प्रोवोक भी करते हैं, इंसाइटमेंट भी करते हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं वो डिजिटल टेररिज्म की डेफिनेशंस पे अंदर आते हैं। और आज की जो जजमेंट आई है मैं समझता हूँ बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन है कि अगर कोई शख्स जो है वो पाकिस्तान के लॉज की वायलेशन करता है पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर बैठ के जो है, और उसके ऊपर अगर वो अदालत की प्रोसीडिंग्स को इंटेंशनली ज्वाइन नहीं करता, तो बिल्कुल पाकिस्तान के लॉज के अंदर और दुनिया भर के लॉज के अंदर ट्रायल इन एब्सेंशिया है। और उसी के मुताबिक जो है आज सज़ा जो है वो दी गई है, जो उनके सेक्शन 1910 है एंटी टेररिज्म एक्ट का, कि अगर आप इंटेंशनली एब्सकॉन्ड करते हैं तो अदालत जिन इश्यूज़ पे उन्होंने चार्ज फ्रेम किया है, जो सेक्शन 121 से 131 है, ये सेक्शन 7 है, ये सेक्शन 11 है, तो मैं ये समझता ये हूँ कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर अगर कोई भी शख्स जो है वो लॉ को वायलेट करता है या आर्टिकल 19 की वायलेशंस करता है, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की वायलेशंस करता है, या उसके बाद जो जिनेवा कन्वेंशंस है जो ICCPR है उनकी या ह्यूमन यूरोपीय यूनियंस के हैं, तो वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर जहाँ पे भी है वो कॉग्निजेबल है। और इसी तरह दुनिया के हर मुल्क ने हेट स्पीच को, इंसाइटमेंट को, प्रोवोकेशंस को, नेशनल सिक्योरिटी को अपने नंबर 1 प्रायोरिटी दिया है। और मेरा ख्याल है उसके मुताबिक जो चीज़ की गई है वो उस कैटेगरी के अंदर फॉल करती थी कि जिसके अंदर पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एक सिस्टमिक कैंपेन थी, प्रोवोकेशन थी, इंसाइटमेंट थी, म्यूटिनी थी, और जो अट्रैक्शन सेक्शन की है उसके मुताबिक जो है अदालत ने तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लॉ के मुताबिक फैसला किया। नई टर्म आज सामने आई डिजिटल टेररिज्म की, ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा था या इससे पहले भी इस तरह की एग्जांपल्स हैं?
नहीं, दुनिया के कई ममालिक के अंदर जो है, चूंकि ये डिजिटल फिनोमिना नया तो है नहीं है, ये पिछले 25-30 साल से इसके अंदर वक्त के साथ साथ इंक्रीज आई है। इसको यूरोपीय यूनियन ने भी कोडिफाई किया है, अमेरिका, बरतानिया सब ने इसको कोडिफाई किया है और इसके सर्टेन लॉज और रेगुलेशंस बनाए हैं। अब अनफॉर्चुनेटली ये है कि पाकिस्तान जो है उसका अपना भी एक लीगल मैकेनिज्म वीक है और जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, या पाकिस्तान को एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ करने चाहिए जिसके अंदर ये है कि अगर कोई शख्स जो है किसी मुल्क के लॉ को वायलेट करता है और भाग जाता है या उस अदालत के सिस्टम से भाग जाता है, तो आप उसको एक्स्ट्राडिशन करते हैं, जो कि पाकिस्तान का 1972 का एक्स्ट्राडिशन एक्ट है। और उसके बाद ये है कि दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपको म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है कि जिसके अंदर आप MLAs करते हैं। पाकिस्तान ने तकरीबन 28 ममालिक के साथ इस वक्त एक्स्ट्राडिशन किए हैं, उनमें बरतानिया या अमेरिका भी नहीं है और मेरा ख्याल है कि हमें करना चाहिए, चूँकि इन्हीं ममालिक के अंदर जो है वो फ्री स्पीच के एक सेफ हेवन के अंदर लॉस की वायलेशंस की जाती है। और जिस तरह आपने कहा कि डिजिटल टेररिज्म बुनियादी तौर पे ये है कि आप किसी मुल्क की सॉइल के अंदर बैठ के जो है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म या साइबर स्पेस को, या आप ये जो आपके मुख्तलिफ इंस्टाग्राम्स हैं या यूट्यूब्स हैं या फेसबुक्स हैं या और भी बहुत सारे मैटिज हैं, उनको यूज़ करके एक ऐसा सिलसिला चलाते हैं कि जिससे ना सिर्फ इंसाइटमेंट, प्रोवोकेशंस, फेक न्यूज़ आती है, बल्कि उस मुल्क के जो लॉज हैं उनको आप वायलेट करते हैं। और ये भी जो आपके सामने चीज़ें आई हैं, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के डोमेस्टिक लॉज की वायलेशन है, बल्कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की वायलेशन है जो आर्टिकल 24 है, बल्कि बरतानिया और अमेरिका के लॉ के भी हैं। अगर आप देखें कि क्या पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के किसी मुल्क के अंदर बैठ के कोई शख्स जो है इस तरह प्रोवोक या इंसाइटमेंट उन इदारों के अंदर कर सकता है जो अमेरिका या बरतानिया में है, तो मेरा ख्याल है कि नाउ इट्स अ सीरियस कंसर्न्स फॉर ऑल ऑफ दीज कंट्रीज। और पाकिस्तान बीइंग अ रिस्पांसिबल स्टेट जो है, हमें जो भी अब MLAs या एक्स्ट्राडिशन या डिप्लोमेटिक चैनल चलाने चाहिए, ये मुल्क इंटरनेशनल लॉ के अंदर ऑब्लिगेशंस है कि वो पाकिस्तान को ये लोग हवाले करें और पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर आके अपनी इन चीजों को फेस करें या अपील करें। हाफिज साहब, आप समझते हैं इनका केस मजबूत था या इनकी गैर हाजिरी वजह बनी है इन सजाओं की? आप क्या समझते हैं और क्या ये चैलेंज कर सकते हैं अब इस फैसले को? देखें, दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये है कि केस भी स्ट्रांग है। अगर आप एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पे देखें तो जो लैंग्वेज या जो कंटेंट जो है ऑन एयर किया जाता है, क्या वो किसी मुल्क की सॉवरेनिटी को, सॉलिडारिटी को या उस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो लॉज बने हुए हैं कि जिसके अंदर आर्टिकल 19 की सर्टेन एक्सेप्शंस है, क्या उनको वायलेट किया है? डेफिनेटली उनको वायलेट किया है। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि क्या जो अदालत ने प्रोसेस किया है उसके अंदर जो भी एक सिस्टम है कि अगर आप हाजिर नहीं होते, आर्टिकल जो सेक्शन 87 या 88 CRPC है उसका प्रोक्लेमेशन है, उसके बाद अदालत की ये कॉम्पिटेंसी। और दुनिया के कई ममालिक के अंदर जो है, चाहे वो यूरोपीय यूनियन है, अमेरिका, सब ममालिक के अंदर अगर कोई इंटेंशनली लॉ को फॉलो नहीं करता या उस अदालत के अंदर नहीं जाता या अदालत की प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन नहीं करता, तो उसके खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंशिया हो सकता है। और अब इनके पास दो ऑप्शन है। एक ये है कि इसी अदालत को विद इन 30 डेज जो है ये ज्वाइन कर सकते हैं कि हमारी इंटेंशनल एब्सेंस नहीं है। और दूसरा ये है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है ये पाकिस्तान के, चूंकि ये केसेस इस्लामाबाद के अंदर है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपील जो है ये फाइल कर सकते हैं और लॉ के एक पूरी रेमेडी जो है वो एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर अवेलेबल है। हाफिज साहब, ये तो मुल्क से बाहर है, आपको लगता है फिर अमल दरामद हो सकता है इस पे? और जिन मुल्कों की आप बात कर रहे हैं उनके साथ ऐसे कोई मुआहदे मौजूद हैं, कोई कमिटमेंट्स हैं कि हम लोगों को पाकिस्तान वापस ला सकते हैं? देखें, मैंने आपसे जो पहले 3 चीज़ों पे कहा, एक ये कहा कि क्या जो इनकी इंसाइटमेंट या प्रोवोकेशन या इनका कंटेंट है पाकिस्तान के लॉज की या इंटरनेशनल लॉ की या उसके बाद बरतानिया, अमेरिका के या जहाँ भी रह रहे हैं उनके डोमेस्टिक लॉज की वायलेशंस है, बिल्कुल वायलेशंस है। दूसरा उसके अंदर ये है कि क्या पाकिस्तान की अदालतों की कॉम्पिटेंसी है कि इनको ट्राई कर सके, बिल्कुल है। तीसरा ये है कि क्या अगर ये हाजिर नहीं होते तो ट्रायल इन एब्सेंशिया करके उन्हें पनिश किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, जिसमें एंटी टेररिज्म भी है, नैब भी है, आपके मिलिट्री लॉज। और चौथा ये है कि चूंकि ये बाहर हैं तो क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनको वापस ला सकती है? तो पाकिस्तान का एक स्ट्रेंथन हो गया है कि अगर आप किसी मुल्क के अंदर एक्स्ट्राडिशन के लिए जाते हैं या आप किसी को कहते हैं कि ये एब्सकॉन्डर है और उसके लिए आप वापसी चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए अगर अदालत की जजमेंट या सेंटेंस आ जाती है तो फिर उस केस को परसू करना जो है वो आसान हो जाता है। और मेरा ख्याल है कि इस जजमेंट के बाद जो है हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स को, और ये जो बुनियादी चीज़ आएगी वो ये आएगी लॉ की एप्लीकेबिलिटी जो आएगी। ये जो ह्यूमन राइट्स इशू है या फ्री स्पीच है, अगर बरतानिया अपने मुल्क के अंदर या अमेरिका अपने मुल्क के लिए उन्हीं लॉज के स्टैंडर्ड रखता है कि उसकी सॉवरेनिटी को या उसके इंस्टीट्यूशंस को या फेक न्यूज़ के जरिए या पब्लिक ऑर्डर को डिसऑर्डर ना किया जाए और वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो पाकिस्तान की भी ये रेड लाइन है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा फॉरेन ऑफिस या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है इन्हें बड़े इसके अंदर जो है एक एक्टिव अप्रोच करके उनकी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट्स को टॉप लेवल्स के ऊपर जाके उन इंस्टीट्यूशंस को या जो भी उनके लीगल स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें मीट करके उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए और ये मैसेज देना चाहिए कि कोई भी शख्स जो है अगर पाकिस्तान से अंदर या बाहर डिजिटल टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, प्रोवोकेशन, इंसाइटमेंट, या उसके बाद जो है कि आप नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करते हैं या पब्लिक ऑर्डर को डिसऑर्डर करने की कोशिश करते हैं या आप सोशल हार्मनी को डैमेज करते हैं, तो उसकी सजा और जजा का कॉन्सेप्ट है और जितनी देर तक आप इसको नहीं करेंगे उतनी देर तक ये चीजें जो चलती रहेंगी। जैसे 9 मई के वाकयात में जो अफराद मुलविस थे, हमने देखा कि उनकी सजा इनसे कम थी, या फिर ये समझा जाए कि डिजिटल दहशतगर्दी से भी बड़ा जुर्म है? नहीं, उसके अंदर ये है कि आपका जो कंटेंट है या आपके ऊपर चार्जेस हैं, जो उनके ऊपर चार्जेस लगे थे वो लगे थे आपके सेक्शन 7 के लगे थे या उसके बाद सेक्शन 34 था या सेक्शन 148, 49 था। इनके ऊपर जो बुनियादी तौर पे चार्जेस लगे हैं वो लगे हैं सेक्शन 120 बी है, सेक्शन 121 है, 121 ए है, सेक्शन 131 है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है या वेजिंग ऑफ वॉर है। बुनियादी तौर पे ना सिर्फ ये एक इनका कंटेंट जो है वो पाकिस्तान का जो सोशल ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब करने का, बल्कि पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि आर्मी के तीनों इदारे हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उसके अंदर भी एक म्यूटिनी है, यानी कि पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ खड़ा करने का जो है वो कंटेंट आपको नजर आता है और वो किसी सूरत दुनिया के अंदर फ्री स्पीच के अंदर या उसकी एक्सेप्शन मौजूद नहीं। और इसीलिए जिन चार्जेस के ऊपर सजा दी गई है वो एग्जैक्टली वो हैं कि जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर है और ये 1860 से जो है वो पाकिस्तान के अंदर पीनल कोड है और उसके अंदर जो कंटेंट है जिसके मुताबिक ये सजा दी गई उसकी यही बनती है कि या आपको 10 साल दी जाए या आपको लाइफ इम्प्रिजन दी जाए। अदालत ने दो चीजें इसके अंदर कही, एक उन्हें 382 का बेनिफिट दिया है कि ये कॉन्करेंट चलेंगी, दूसरी ये सजाएं जो हैं ये सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट है कि अगर ये अपील्स कर दी जाती हैं और हाई कोर्ट उनको कंफर्म करती है तो फिर इनकी एग्जीक्यूशन जाएगी, क्योंकि बड़े केसेस के अंदर हाई कोर्ट की कंफर्मेशन जब होना जरूरी है। अब अगर इसको अपील नहीं करते या इनको चैलेंज नहीं करते तो इनके डेफिनेटली सीएनसी ब्लॉक होंगे, उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज अटैच की जाएंगी, इनके जो पासपोर्ट्स हैं उन्हें क्लोज किया जाएगा और ये पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक जो है इन्हें इस मुल्क के अंदर लाया जाएगा और डिप्लोमेटिकली और लॉज के मुताबिक जो है उन कंट्रीज जहाँ पे ये हैं उन्हें इस चीज को इंक्लाइन किया जाएगा कि ये ना सिर्फ हमारे लॉज की वायलेशन है, आपके लॉज की भी वायलेशन है और ये किसी सूरत लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है और इन्हें पाकिस्तान की अदालतों के अंदर जो है अपना प्रॉपर तरीके से रेमेडी भी अवेलेबल भी है, चाहे वो ये एंटी टेररिज्म है, हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है। तो मेरा ये ख्याल है हमारे फ्रेंडली कंट्रीज इस चीज को समझेंगे और ये कंसिस्टेंटली जो पिछले 3-3.5 साल से हो रहा है उन चीजों को ये एड्रेस लीगली अपने लॉज के मुताबिक करेंगे और हमारी लॉज को और सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा हाफिज साहब, एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ जब मुल्क पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो उसमें एक तरमीम ऐसा मौजू है जो हर वक्त जेर बहस भी रहता है। आज आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी ये बात की कि पीटीआई 26वीं और सही तरमीम पर एतराज़ात तो उठाती है लेकिन वजूहात नहीं बताई जाती कि बेसिकली पीटीआई को इन तरमीम से मसला क्या है और फिर जो एतराज़ात अदलिया पर लगाए जाते हैं आप समझते हैं वो जायज़ एतराज़ात है? देखिए, एक तो ये है कि क्या पाकिस्तान का आइन जो है यानी कि आर्टिकल 239 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की इजाज़त देता है। जहाँ जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ के ऊपर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। किसी जगह 1/4 है, किसी जगह 2/3 है, किसी जगह 3/4 है, पाकिस्तान का 2/3 है। अब दो जो अमेंडमेंट्स आपके, मैं ये समझता हूँ कि जो 27वीं आईनी तरमीम है ये बुनियादी तौर पर 26वीं आईनी तरमीम थी और 26वीं आईनी तरमीम ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो अपनी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करती है उसे आइन के मुताबिक आना चाहिए और जो एक ओवरबर्डन हुआ है पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स जो है उसको किसी तरीके से जो है आम आदमी के लिए फैसिलिटेट किया जाए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ये 1920 से ऑस्ट्रिया से एस्टैब्लिश है और आज तक 125 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। ये एक सक्सेसफुल मॉडल है कि जिसके अंदर आप रेगुलर ट्रायल और रेगुलर आपकी जुरिस्डिक्शन या कॉन्स्टिट्यूशन या पब्लिक इंटरेस्ट लेता है। पाकिस्तान के अंदर ये आइडिया 1954 के अंदर आया जब हम 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे थे, तो उस वक्त भी उसके चीफ जस्टिस जो उस दौर को उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी चाहिए। फिर 2007 के अंदर सारों ने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी किया। जब पीटीआई ने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर या जेयूआई या जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब इस चीज पे एग्री आई कि इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए। 18th अमेंडमेंट में बननी चाहिए थी लेकिन नई जुडिशरी जो है उसकी एक मूवमेंट सक्सेस हुई थी, नहीं बन सकी और उन्होंने 19 करवाई। तो मैं ये समझता हूं कि रीजंस कोई नहीं आएगी और ना पीटीआई के पास लीगल जस्टिफिकेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों बननी चाहिए या क्यों नहीं बननी चाहिए।
चूंकि अगर आप उनकी पुरानी स्टेटमेंट्स देख लें तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को उन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया है, तो लिहाजा जिस चीज़ को हमेशा से सपोर्ट किया उसको 26 अमेंडमेंट के ऊपर बेंच की तरफ चले गए, और जब बेंच वाला मॉडल भी जो है उसे क्रिटिसाइज किया गया, डिस्क्रेडिट किया गया, सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन आई, तो 27th अगर बनी है तो मैं ये समझता हूँ इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेटमेंट, मैनिफेस्टो, इंटरनेशनल लॉ और पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम की ग्राउंड रियलिटी को देख के बनाई गई है, और बिल्कुल ठीक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई गई है। इसका टिकल डाउन हाई कोर्ट्स में भी आना चाहिए। सामने आए थे जजेस के 27वें यानी तरमीम के बाद, उसके बाद ये भी कयास रही थी कि मजीद भी इस्तीफे सामने आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। अब ये समझा जाए कि एक्सेप्टेंस आ गई है अदलिया में भी इस तरमीम की। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि दुनिया के अंदर अदालत का काम या जजेस का काम ये है आइन की तशरीह करना। जजेस का काम अदालत का ये नहीं है कि वो ये कहे कि जो हम चाहें या जो हम समझे पार्लियामेंट या वो लेजिस्लेट करे या पार्लियामेंट वो लेजिस्लेशन न करे। और जो बुनियाद बनी है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या 26 या 27 अमेंडमेंट बनी है, अगर ये इसी तरह होता तो मैंने जिस तरह कहा कि इस वक्त 80 ममालिक से ज़्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है, और जहाँ जहाँ बनी है वो चाहे आपका सिविल लॉ कंट्रीज़ है, आपका कॉमन लॉ कंट्रीज है, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर जजेस ने इस बात पर रिज़ाइन नहीं किया कि जी आप सुप्रीम कोर्ट की जगह एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं और हम इस वजह से रिज़ाइन करते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। तो मेरा ख्याल है कि अगर सिर्फ दो को आप देख लें तो बाकी तो सारी जुडिशरी इंटैक्ट है। पाकिस्तान के किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी पॉइंट मैं आपके इस पे भी लेना चाहूंगी, बानी पीटीआई के केसेस अदालतों में क्यों पेंडिंग है, और ये जो अदालती ऑर्डर्स लेके जाते हैं मुलाकात के लिए वो क्यों नहीं इंप्लीमेंट किए जाते? देखें एक तो ये है कि जो एक नैरेटिव बनता है उस चीज़ के अंदर, मैं अगर आप उसको ग्राउंड रियलिटी एनालिसिस कर लें, जितने भी केसेस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के हाई कोर्ट्स में आए हैं या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं, या उन्हें रिलीफ मिला है या उन्हें पार्शली रिलीफ मिला है या वो जजमेंट सस्पेंड आई है या उन्हें एक्विटल उस चीज़ के अंदर मिला है। अब दो केसेस जो नए उनके आए हैं, एक उसका था 190 मिलियन पाउंड्स का, तो वो जितने पहले केसेस थे वो आउट ऑफ टर्न जो है वो हाई कोर्ट्स के अंदर लगाए गए और उनके अंदर रिलीफ उन्हें मिला। अब दो के अंदर वो आई है, तो मेरा ये ख्याल है कि छुट्टियों के बाद जो है अदालत उस चीज़ को देखेगी। तो ये कहना कि पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स जो हैं या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को रिलीफ नहीं दिया, तो ये जो आपका एक्चुअल फैक्ट्स है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि जब आप उसी जुडिशल सिस्टम को जिसके अंदर आप रिलीफ लेना चाहते हैं या केस करना चाहते हैं, उन्हीं जजेस को जब आप टारगेट करें या जुडिशियल सिस्टम को टारगेट करें, तो फिर उसमें भी एक क्वेश्चन मार्क आता है कि जो आपके केसेस हैं उनको आप लीगली फेस करें जब आप रूल फॉलो करें। जी और दूसरा उसके अंदर ये है कि जहां के ऊपर ये सारी प्रॉब्लम आई थी वो ये आई थी कि जी मीटिंग्स होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जब हाई कोर्ट का एक पहला ऑर्डर आया जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो था 265 रूल की सस्पेंशन थी कि आप पॉलिटिकल बात कर सकते हैं। वो दोबारा हाई कोर्ट ने उस जजमेंट को जब सस्पेंड कर दिया, तो जो वो जजमेंट गई है कि अगर जेल सुपरिटेंडेंट समझता है कि रूल 265 की वायलेशन है या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं, चूंकि बुनियादी तौर पर मीटिंग्स जो है वो कॉन्विक्ट शेयर्स की प्राइवेट होती हैं और उसके अंदर जो है वो आप इस तरह की बात नहीं करते जो आपके सामने डिजिटल मीडिया स्टेटमेंट की सूरत में आती है। तो मेरा ख्याल है कि वो एक इंटरनल अरेंजमेंट जेल सुपरिटेंडेंट ने किया है। अगर वो जेल मैनुअल्स या लॉज की इंप्लीमेंट करते हैं तो शायद ये मीटिंग वाला प्रॉब्लम भी जो है जो इंटरप्शन आई हुई है वो नहीं आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाफिज एहसान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इसके साथ नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है और मैं ईमान नवाज आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।